हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस जिज्ञासा क्लासेस में। जैसे आप सभी लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था मैराथन क्लासेस लाने का। मैराथन क्लासेस आ गई है, आपकी स्टार्ट हो रही है क्लास 9th साइंस से, जो कि आपके फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू कम से कम 3 चैप्टर अपने कंप्लीट करेंगे। मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी। एक कंप्लीट वीडियो में आपके 3 चैप्टर खल्लास। जुड़ जाइए जिज्ञासा क्लासेस के साथ। जैसे ही आप इसका नोटिफिकेशन देखेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा क्लासेस पे, तुरंत सभी को शेयर करेंगे क्लास 9th के बच्चों को। राइट, हम लोग अगले 3-4 दिनों में सारी अपनी जितनी भी मैराथन क्लासेस है वो कंप्लीट करेंगे। अपनी कंप्लीट साइंस के लिए फिर स्टार्ट होगी आपकी क्लास 9th की मैथ्स। जल्दी से जुड़ जाइए जिज्ञासा क्लासेस के साथ और कंप्लीट करिए अपनी मैराथन क्लासेस के साथ कंप्लीट रिवीजन क्लास 9th साइंस और मैथ्स का। जल्दी से जुड़ जाइए जिज्ञासा क्लासेस के साथ और स्टार्ट कीजिए आपकी मैराथन क्लासेस। चलिए देखते हैं क्या है आपकी मैराथन क्लासेस और कितनी आसानी से आप लोगों को रिवीजन करा देती है पूरा का पूरा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाइए बच्चे लोग, जल्दी से जुड़ जाइए और देखिए। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या बताया जा रहा है आपको रिवीजन में। और दूसरी बात, नोट्स बनाइएगा, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और उसका जवाब आपको कैसे कैसे लिखना है। राइट, सभी बच्चों को शेयर जरूर करना और अच्छे से अच्छे नंबर लेके आने, ध्यान रखना। इसलिए आपको ये मैराथन सीरीज हमने स्टार्ट कराई है आपके अपने चैनल जिज्ञासा क्लासेस पे। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं बच्चे लोग। पहला आपका चैप्टर है मोशन। मोशन में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि मोशन और रेस्ट में क्या डिफरेंस है। आप बताएंगे अगर बॉडी की पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से चेंज हो रही है तो बॉडी मोशन में है, और अगर रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से चेंज नहीं हो रही है तो वो रेस्ट में है। समझ में आ रही है बात। तो जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि जो पोजीशन ऑफ कार है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये स्टेशनरी क्या होता है? स्टेशनरी का मतलब होता है कोई भी बॉडी किस पे है? रेस्ट पे। जैसे ट्रीज होते हैं, आपने देखा आप कहीं जा रहे हैं तो ट्रीज आपको ऐसा लगता है देखने में पीछे की तरफ जा रहे हैं, पर वो पीछे की तरफ नहीं जा रहे हैं। क्यों? मतलब जो ट्रीज हैं वो आपके रेस्ट पे हैं, उसके रेस्पेक्ट में जो आपकी गाड़ी है वो मोशन में। समझ में आ रही है। तो कुछ बॉडी का जो मोशन होता है वो फेयरली फास्ट होता है, वो तेज होता है, आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो बॉडी मोशन में। और कुछ का बहुत आराम आराम से होता है। जैसे कि आप जानते हैं प्लांट्स में, तो प्लांट का मोशन हमें नहीं दिखाई देता है, तो उसके सिर्फ बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं, प्लांट की बॉडी नहीं मूव करती है। राइट, तो उसमें आपको मोशन एज सून नहीं दिखाई देगा। राइट, आगे चलिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है? देखिए बच्चे लोग, डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल लेंथ कवर बाय द मूविंग बॉडी। जो रास्ता हम लोग कवर कर रहे हैं उसे डिस्टेंस बोलते हैं। और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द ओरिजिनल एंड द फाइनल पोजीशन, दैट इज द ओरिजिन एंड द डेस्टिनेशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। उसे क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे कि आपको बच्चे लोग नजर आ रहा है, ये फिगर देखिए आप लोग, इसमें एक बॉडी को कहां से कहां जाना है। सपोज कीजिए एक बॉडी को कहां से कहां जाना है, ए से सी जाना है, तो उसके पास 2 तरीके हैं कि या तो वो 5 किलोमीटर ए से बी जाए, फिर 3 किलोमीटर जाए, यानी कि टोटल 8 किलोमीटर कवर करे, तो डेट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। और अगर वो डायरेक्ट जाती है तो वो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 4 किलोमीटर। और आपका, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 4 किलोमीटर और डिस्टेंस कितना हो गया आपका? 8 किलोमीटर। ठीक है, जो वो टोटल रास्ता कवर करती है। समझ में आ रही है बच्चे लोग? आगे चलें। अब आपसे जो पेपर में पूछा जाता है बच्चे लोग, पेपर में आपसे इसका डिफरेंस पूछा जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो आपके नोट्स में लिखा हुआ है डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कब? जब बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापसी आएगी। जब बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापसी आएगी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। समझ में आती है बात? याद रखेंगे, अगर एक बॉडी सर्कुलर पोजीशन पे मूव करती है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 2 पाई आर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 2 पाई आर।
पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो। कितना होगा, जीरो। जब बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापसी आ जाती है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, जीरो। और डिस्टेंस कितना होगा सर्कुलर पाथ पे, 2πr। कितना होगा बच्चे लोग, 2πr, जो कि सरकमफेरेंस होता है किसका, सर्कल का। नाउ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है, जब बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम में, द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है वो कैसा होता है आपका, वो स्ट्रेट लाइन होता है। जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है वो कैसी लाइन होती है, एक कर्व्ड लाइन होती है। बोली बात आप लोगों को समझ में आ रही है, बिल्कुल क्लियर है। आगे चलें, चलिए चलते हैं। नाउ देखिएगा बच्चे लोग, अब ये आपको ग्राफ दे रखा है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आपको लेफ्ट साइड दे रखा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आपको राइट साइड में दे रखा है। ठीक है बच्चे लोग, सबको समझ में आ रहा है। डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ है। डिस्टेंस आपका मीटर में है और आपका टाइम आपका सेकंड में है। ठीक, चलिए, तो यही ग्राफ आपका यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का भी बन जाएगा। टेंशन मत लीजिएगा, यही ग्राफ आप बना के आ जाएंगे डिस्टेंस और टाइम के बीच में। नाउ स्पीड। स्पीड क्या होती है बच्चे लोग, स्पीड आपको ये बताती है कि कोई भी बॉडी कितना तेज चल रही है या कितना स्लो चल रही है। स्पीड निकालने का एक फॉर्मूला होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। याद रखेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को डिनोट करते हैं v से, डिस्टेंस को डिनोट करते हैं हमारी साइंस में s से, और टाइम को डिनोट करते हैं t से। तो फॉर्मूला बन जाता है v = s अपॉन t, जिसकी SI यूनिट क्या होती है आपकी, मीटर पर सेकेंड। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती। तो जो डिवाइस स्पीड को मेजर करता है उसे क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। जैसे हमने स्पीड बढ़ा रखी है पूरी फिजिक्स करने की, उसे भी क्या बोलेंगे, उसे भी बोलेंगे स्पीडोमीटर। समझ में आ रही है, स्पीडोमीटर वो डिवाइस होता है जो स्पीड को मेजर करता है, राइट। अब जो ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर क्या काम करता है, ओडोमीटर मेजर करता है डिस्टेंस को। ओडोमीटर किसे मेजर करता है, डिस्टेंस को। अब जो स्पीडोमीटर होता है वो स्पीड को रिकॉर्ड करता है किलोमीटर पर आवर में। जो ओडोमीटर होता है वो रिकॉर्ड करता है रीडिंग को किसमें, किलोमीटर में। बोलिए बात क्लियर है आप लोगों को, बताते रहिए। अगर वीडियो को लाइक करके हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप 5 जनों को शेयर करेंगे इस वीडियो को, सबको बेनिफिट मिलना चाहिए ऐसी वीडियोस का, राइट। आप भी चाहेंगे सभी को बेनिफिट मिले। एवरेज स्पीड क्या होता है, दैट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। यानी कि अगर क्वेश्चन में आपको टोटल डिस्टेंस दे रखा है, टोटल टाइम दे रखा है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगी आपकी एवरेज स्पीड। नाउ वेलोसिटी क्या होती है बच्चे लोग, वेलोसिटी होती है दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। अब वेलोसिटी आपकी स्पीड ही होती है, पर स्पीड में अगर डायरेक्शन आ जाती है तो वो क्या बन जाता है आपका, अगर स्पीड में डायरेक्शन आ जाती है तो वो बन जाता है आपका वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला मैं क्या ले सकता हूं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बोलिए बात क्लियर हो रही है। अब जब डायरेक्शन आ ही गई है, जब डिस्प्लेसमेंट आ ही गई है, तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब उसकी जो स्पीड है वो वही होगी जो आपकी स्पीड की यूनिट होती है, जो उसकी यूनिट है वो वही होगी जो स्पीड की यूनिट होती है, दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी की भी यूनिट मीटर पर सेकेंड होगी। नाउ बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। तो जो जैसी यूनिफॉर्म स्पीड थी वैसे ही आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, बट क्या ऐड हो जाएगा उसमें, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ऐड हो जाएगी। क्या ऐड हो जाएगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। बोलिए बात क्लियर हो रही है, आगे चलें। नाउ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बच्चे लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप लोगों ने पढ़ा है भी, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड होती है तो वैसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। बट यूनिफॉर्म स्पीड में अगर डायरेक्शन ऐड हो जाएगी तो यानी कि वो क्या बन जाएगा, आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी बन जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा क्वेश्चन पेपर में कि ये बताइए कि स्पीड और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कब इक्वल होता है। तो आप लोग याद रखेंगे, जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होती हैं। जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो स्पीड और वेलोसिटी आपकी इक्वल होंगी। बोलिए बात क्लियर हो रही है, सब कुछ समझ में आ रहा है, झूठ मत बोलिएगा, समझ में आना चाहिए। कमेंट कीजिएगा, सभी को शेयर कीजिएगा, देखते हैं किसमें कितना है दम। चलिए आगे।
नौ बच्चे लोग, ये बात तो आपको समझ में आ गई, स्पीड ऑफ वेलोसिटी कब इक्वल होती है, जब बॉडी एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में आपकी चलती है। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दे रखा है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालने का। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब एक बच्चा स्कूल से घर गया और घर से स्कूल गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कितना है, 100 मीटर है बीच में, तो 100 प्लस 100 200 तो डिस्टेंस हो जाएगा, और टाइम 50 प्लस 50 100 सेकेंड आपका टाइम हो जाएगा, तो 200 अपॉन 100, तो एवरेज स्पीड तो आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। बट बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब बेटा 100 मीटर वो गया, 100 मीटर वापसी आ गया, क्या बॉडी डिस्प्लेस करी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापसी आ गया, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0, और टाइम कितना होगा 100 सेकेंड, तो 0 अपॉन 100 कितना आ गया, 0। बोलिए बात क्लियर आ गई, तुम बन जाओगे हीरो अगर आंसर आ गया आपका 0। चलिए आगे चलते हैं। तो एवरेज स्पीड कभी बॉडी की 0 नहीं हो सकती, बट एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकती है। याद रखेंगे, एवरेज स्पीड कभी 0 नहीं होगी, बट एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकती है जब बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे या इनिशियल पोजीशन पे वापसी आ जाए। नाउ एक्सीलरेशन देखिए बच्चे लोग, एक्सीलरेशन क्या होती है, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी। अगर टाइम के साथ बॉडी में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन, घट रही है तो डी एक्सीलरेशन। एक्सीलेट करते हैं अपनी स्कूटी को, बाइक को, तो यानी बॉडी एक्सीलेट कर रही है, टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन को डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। अब फॉर्मूला होता है इसका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, यानी a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी वेलोसिटी का, यानी कि अगर वेलोसिटी इसके अंदर है तो इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर एक बॉडी मूव कर रही है, तो बताइए क्या हमारी बॉडी एक्सीलरेट हुई, नहीं हुई। अगर पहले भी बॉडी 20 मीटर पर सेकंड पे चल रही थी और बाद में भी 20 मीटर पर सेकंड पे चल रही है, तो बताइए क्या वो एक्सीलरेट करी, नहीं एक्सीलरेट करी। तो उस कंडीशन में बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन कितनी होगी, 0। क्या आप लोग याद रखेंगे इस बात को, इस बात को याद रखिएगा कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे चल रही है, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे चल रही है तो उसकी एक्सीलरेशन कितनी होगी, 0। याद रखेंगे, याद रखिएगा, गलत मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए नाउ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है बच्चे लोग, कि एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेट कर रही है, यानी उसकी जो स्पीड है, उसकी जो वेलोसिटी है, वो टाइम के साथ कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अगर मैं वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाता हूं इसके बीच में, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, समझ गए। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, कि बॉडी के अंदर जो वेलोसिटी है वो अनसिमेट्रिकली बढ़ रही है, यानी कि वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी कि या तो बहुत तेज हो गई या बहुत हल्की हो गई। एक बंदा क्या करता है, बहुत तेज स्कूटी बढ़ाता है, बहुत कम करता है, बहुत तेज बढ़ाता है फिर ब्रेक मारता है, बहुत तेज बढ़ाता है फिर ब्रेक मारता है, तो यानी कि जो एक्सीलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसी लाइन आएगी, कर्व्ड लाइन आएगी। बोली बात क्लियर है, चलिए अच्छी बात है। नाउ रिटार्डेशन, रिटार्डेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ एक्सीलरेशन, यानी कि डी एक्सीलरेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन। इसका मतलब होता है अगर बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, अगर बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एक्सीलरेशन आपका नेगेटिव होगा, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। यानी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है बच्चे लोग, बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, क्या कर रही है, बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो उसे रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक। अब उसके बाद तो इसका जो ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, नीचे की तरफ को बनेगा। बच्चे लोग एक बार बना के दिखा दूं तो मैं ग्राफ देखिए जरा, इस तरीके से ग्राफ बनेगा, इधर आपकी वेलोसिटी बनेगी, यहाँ आपकी टाइम बनेगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और जो रिटार्डेशन का ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, नीचे की तरफ को बनेगा। कैसे ग्राफ बनेगा, नीचे की तरफ को बनेगा। इसका मतलब क्या है बच्चे लोग, इसका मतलब है कि जो बॉडी की वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रही है। अगर मैं कंटिन्यूसली ब्रेक अप्लाई करूंगा तो ये जो मेरा ग्राफ है वो कहाँ तक आ जाएगा, वो मेरा जीरो लाइन पर टच कर जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इस समय क्या हो गई, इस समय बॉडी की वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है।
नाउ एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? दिस इज अ अर्थमेटिक मीन। जैसे कि आपने मैथ में पढ़ा है अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2। तो अर्थमेटिक मीन होता है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी को डिनोट करते हैं वी बार से या वी एवरेज से। तो इसका फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। बोलिए बात क्लियर है? आगे चलते हैं। नाउ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बच्चे लोग क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, अगर एक बॉडी आपकी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसे बोलते हैं सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब एक फोर्स चाहिए जो बॉडी को रोटेट कराती है सर्कुलर पाथ में, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? सेंट्रीपिटल फोर्स। मेरे साथ बोल दीजिए सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स जो एक बॉडी को सर्कुलर पाथ में रोटेट कराती है, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। बोलिए याद रहेगा? याद रखिएगा, 10th में भी काम आएगा। तो अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो दैट फोर्स इट्स कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो बॉडी आपकी रोटेट करेगी। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो चारों तरफ घूमती है आपकी अराउंड द अर्थ, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमती है। जो आपका मून घूमता है, जो आपका अर्थ घूमता है अराउंड द सन, ठीक है, अर्थ घूमती है, याद रखिएगा, सन और मून नहीं घूमते, अर्थ घूमता है, ठीक है। अब जो आपका अर्थ रिवॉल्व करता है अपनी एक्सिस पे, वो भी आपका सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करता है। जो आपकी घड़ी है, जो घड़ी की जो सेकंड की सुई है, जो मिनट की सुई है, वो भी आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बच्चे लोग घूमती है। बोले आप एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, दीज आर द एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पेपर में आ जाता है डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड राइट देयर टू यूजेस और एप्लीकेशन। तो इन 5 में से कोई भी 2 लिख दीजिएगा। इसके बाद आता है द स्पीड ऑफ बॉडी मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर आपको एक बॉडी की स्पीड निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमता है, तो आप जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बच्चे स्पीड को डिनोट करते हैं वी से, डिस्टेंस को डिनोट करते हैं एस से, और टाइम को डिनोट करते हैं टी से। अगर मेरे को बताओ, अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है, एक राउंड लेगी, तो किस पे घूमेगी वो? उसके सरकमफ्रेंस पे। किस पे घूमेगी वो? उसके सरकमफ्रेंस पे। सरकमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का? 2 पाई आर। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा वेलोसिटी का, स्पीड का? 2 पाई आर डिवाइड बाय टाइम, यानी 2 पाई आर अपॉन टी, जहां पे आर क्या होगा आपका रेडियस ऑफ सर्कल और टी क्या होगा टाइम। टाइम किस में लेंगे? सेकंड्स में लेंगे। अगर आपको मिनट और आर में टाइम दे रखा है तो आप किस में लेंगे? सेकंड्स में लेंगे। याद रखेंगे, जिज्ञासा क्लासेस के बच्चे गलती नहीं करेंगे, गलती करना मना है। आगे चलते हैं। 9 बच्चे लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। हर कोई बच्चा नहीं कर पाएगा, जो हमारे चैनल से पढ़ेगा वो बच्चा जरूर कर पाएगा। गलती मत कीजिएगा, गलती करना मना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, सबसे पहले बनाएंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस और टाइम के बीच में आपने बनाया, डिस्टेंस और टाइम हमें क्या देता है? डिस्टेंस और टाइम हमें स्पीड देता है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म स्पीड, अगर कर्व्ड लाइन है तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यही ग्राफ आपके यूनिफॉर्म स्पीड के हैं, और यही ग्राफ आपका यूनिफॉर्म मोशन का है, यही ग्राफ आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है, और यही ग्राफ आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का है जो राइट साइड में बना हुआ है। गलती मत कीजिएगा। अब बनाएंगे स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता है हमें एक्सेलरेशन। क्या देता है हमें? एक्सेलरेशन। पहला ग्राफ कब बनाएंगे? व्हेन स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है जब स्पीड कांस्टेंट है। तो लाइन कैसी आएगी? बिल्कुल आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। देखिए टाइम तो बढ़ता जा रहा है पर स्पीड नहीं बढ़ रही, तो स्पीड क्या है आपकी? कांस्टेंट है, यानी कि नो एक्सेलरेशन। दिस इज द ग्राफ ऑफ नो एक्सेलरेशन। कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ नो एक्सेलरेशन, तो आप ग्राफ बना देंगे वाला। फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, तो वेलोसिटी जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है टाइम के साथ, ठीक है। नाउ
द नेक्स्ट ग्राफ इज स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द इनिशियल स्पीड इज नॉट जीरो। तो जब इनिशियल स्पीड जीरो नहीं होगी तो ग्राफ आपका कहां से स्टार्ट होगा, ग्राफ आपका बी से स्टार्ट होगा। ग्राफ आपका कहां से स्टार्ट होगा बच्चे लोग, ग्राफ आपका बी से स्टार्ट होगा। याद रखेंगे आप लोग, तो याद रखिएगा कि जब इनिशियल स्पीड जीरो नहीं है तो ग्राफ आपका बी पॉइंट से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा, बी पॉइंट से स्टार्ट होगा। क्या आप लोग याद रखेंगे इस बात को, याद रखिएगा बच्चे लोग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन की बात करते हैं। तो बच्चे लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के लिए जो ग्राफ बनेगा वो आपकी कर्व लाइन बनेगी स्पीड और टाइम के बीच में। बोलिए यहां तक बात समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहा है जिज्ञासा क्लासेस की हेल्प से। चलिए पकड़ लीजिए कॉन्सेप्ट को। और हाँ, अगर आपको इसके नोट चाहिए तो आप बेझिझक व्हाट्सएप नंबर 8535070809 8535070809 डायरेक्ट सागर बंसल सर का नंबर है। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं इस वीडियो से रिलेटेड। आपको 3 चैप्टर मिलेंगे इसमें, आपका मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और आपका वर्क एंड एनर्जी क्लास 9 साइंस का। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जिज्ञासा क्लासेस को ज्वाइन करिए। मेरठ में, सदर में, पीएल शर्मा रोड पे और दिल्ली रोड पे। जल्दी से जल्दी सभी बच्चों में शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के लिए आपकी कर्व लाइन आएगी स्पीड और टाइम के बीच में। चले आगे। नाउ ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब आपको इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना है ग्राफिकल मेथड से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को आना चाहिए। देखिए 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, कौन कौन सी, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। फिर से याद कर लें, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। याद रखेंगे। चलिए देखिए पहली वाली इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। मैं आप लोगों के लिए पेंसिल ले आता हूं। देखिए ये ग्राफ बनाना है बेटा, इस ग्राफ का आना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। देखिए ये मेरी वेलोसिटी की एक्सिस है, ये मेरी टाइम की एक्सिस है। ये मेरी वेलोसिटी की एक्सिस थी, ये टाइम की एक्सिस थी। तो वेलोसिटी में जरा आप देखिएगा, ये मेरी छोटी वाली जो OA है, कौन सी, ये जो मेरी OA है, ये मेरी कौन सी वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये मेरी CD के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये मेरी टोटल की टोटल कौन सी वेलोसिटी है, ये मेरी फाइनल वेलोसिटी है, ये मेरी V से कैलकुलेट होगी, यानी कि V से डिनोट होगी। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं ये मेरी टाइम एक्सिस है, कौन सी वाली, OC। ठीक, जो OC है वही मेरी AD होगी, वही मेरा टाइम होगा। ठीक है, T। अगर मैं यहां से देखूं कि ये जो पूरी की पूरी BC है, ये किसके इक्वल है, BD प्लस DC के। किसके इक्वल है, BD प्लस DC के। ठीक, और अगर मैं देखूं कि BC किसके इक्वल है, BD प्लस OA, यानी DC किसके इक्वल है, OA यानी कि U के। तो ये मैंने लिख लिया BC इज इक्वल टू BD प्लस U। अब देखिए बच्चे लोग, ये जो स्लोप है कौन सी लाइन का, इसका, ये जो स्लोप है आपका AB, स्लोप क्या होता है, tan थीटा, यानी कि BD अपॉन AD। स्लोप जो होता है AB वो किसके इक्वल है, BD अपॉन AD के। ठीक है, और स्लोप होता है किसके इक्वल, एक्सेलेरेशन के इक्वल। तो A इज इक्वल टू BD अपॉन AD, और AD क्या है मेरा, टाइम T। तो ये आ जाएगा A इज इक्वल टू BD अपॉन T, यानी कि BD की वैल्यू आ गई 80। इस 80 को उठाइए, इस 80 को उठाइए और यहां पुट कर दीजिए BD की जगह। तो यहां से मेरा BC जो है, ये मेरी पूरी वेलोसिटी है, यानी कि V इज इक्वल टू, ठीक है, V इज इक्वल टू U प्लस 80। और यही बच्चों को हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, U प्लस 80। राइट, चलिए सेकंड करते हैं। सेकंड वाली आपको ड्राइव करनी है कौन सी, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये आपको ड्राइव करनी है। अगर मैं एरिया देखूं फिगर का, तो एरिया ऑफ फिगर में मेरी 2 फिगर्स आ रही हैं, कौन कौन सी, एक तो मेरा रेक्टेंगल आ रहा है और एक मेरा क्या आ रहा है, ट्राइंगल आ रहा है। तो रेक्टेंगल का एरिया जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, यानी कि U इंटू T। और जो मेरा ट्राइंगल का एरिया आ रहा है वो था हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि AD इंटू BD। तो AD तो आपका T है और BD मैंने पीछे निकाला था 80। तो ये हो जाएगा 80 स्क्वायर। तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। बहुत ईजी है, एरिया वाले से हो जाएगा। नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS। बच्चे लोग बहुत ईजी है। जैसे हम पूरी की पूरी अगर फिगर देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूं भी, अगर पूरी फिगर देखते हैं तो ये मेरी पूरी फिगर क्या है, एक ट्रेपीजियम बनना है OABC से। ये मेरा पूरा ट्रेपीजियम बनना है, और ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो डिस्टेंस के इक्वल होता है। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है आपका, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। मैथ में सभी लोगों ने पढ़ा है,
ठीक है, हमसे जो कनेक्टेड है सबको पता है, जो आपका ट्रेपीजियम का एरिया होता है वो होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे बच्चे लोग, देखते हैं जरा। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट लगाया। पैरेलल साइड कौन कौन सी है, OA प्लस BC, और हाइट क्या है इसकी, OC यानी T। तो अगर मैं बच्चे लोग क्या काम करूं, मैं यहाँ पे, ठीक है, OA आपका U है, BC आपका V है, ठीक, ये मैंने पुट करा। अब देखिएगा हमने क्या टेक्निक लगानी है, हमने क्या टेक्निक लगाई बच्चे लोग, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन से T की वैल्यू आई थी, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन से T की वैल्यू आई थी, उसमें मैंने क्या काम करा, उससे मैंने T की वैल्यू सॉल्व करी। T की वैल्यू मेरी आई V माइनस यू अपॉन ए, और वो मैंने उठाई और थर्ड इक्वेशन में T की जगह पुट कर दी, क्योंकि आपको पता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS, या V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। तो ये मैंने उसकी जगह पुट किया। ठीक है, तो अगर मैंने V माइनस यू अपॉन ए पुट करा T की जगह, तो बच्चे लोग ये जो डिनोमिनेटर में 2A, ये इधर जाके 2AS बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरा, 2AS बन जाएगा। और इधर बचेगा V प्लस यू, V माइनस यू। आपने मैथ में पढ़ा है A प्लस बी, A माइनस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS। तो माइनस का यू स्क्वायर इधर आके प्लस का यू स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मेरी इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी बच्चे लोग, V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। बोली याद रहेगा आप लोगों को पक्का। आगे चलें, नोट चाहिए तो बेझिझक नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, किसी बात की चिंता मत करिएगा मेरे होते हुए। ठीक है, अब बच्चे लोग V क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, U क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, A क्या होता है, एक्सेलरेशन, T क्या होता है, टाइम, और S क्या होता है, डिस्टेंस। क्या आप लोग जानते हैं इन बातों को। V होता है फाइनल वेलोसिटी, U होता है इनिशियल वेलोसिटी, A होता है एक्सेलरेशन, T होता है टाइम, और S होता है डिस्टेंस। और हाँ, इनकी सबकी यूनिट जरूर याद कर लीजिएगा। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम आपका सेकेंड, डिस्टेंस आपका मीटर। ठीक, अब आपको जब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है तो आपको क्या याद रखना होगा कि अगर एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है, आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो आप देखेंगे अगर एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है तो आप इनिशियल वेलोसिटी क्या लेके चलेंगे, 0। आप इनिशियल वेलोसिटी क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे बच्चे लोग। ठीक है, अगर एक बॉडी रेस्ट पे आ रही है, अगर एक बॉडी रेस्ट पे आ रही है तो फाइनल वेलोसिटी क्या लेके चलोगे, 0। फाइनल वेलोसिटी क्या लेके चलोगे, 0। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, किससे मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो आप एक्सीलरेशन क्या लेके चलोगे, 0। आप एक्सीलरेशन क्या लेके चलोगे, 0। बोलिए बात क्लियर समझ में आ रही है। ये 3 पॉइंट जरूर याद होने चाहिए जब आप न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है बच्चे लोग। नौ, ये जिज्ञासा की तरफ से कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको आनी चाहिए, जरा देख लीजिए, इन पे भी जरा नजर मार लीजिए। सबसे पहले लीनियर मोशन क्या होता है। लीनियर मोशन वो मोशन होता है जो एक स्ट्रेट लाइन में होता है, उस मोशन को लीनियर मोशन बोलते हैं। नॉन लीनियर मोशन क्या होता है बच्चे लोग, नॉन लीनियर मोशन आपका कर्वीलीनियर मोशन होता है। कर्वीलीनियर मोशन कौन सा होता है, जो मोशन आपका स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा और एक कर्व्ड पाथ में होगा, यानी कि घुमाव वाले पाथ में होगा, उसे कर्वीलीनियर मोशन बोलेंगे या नॉन लीनियर मोशन बोलेंगे। रोटेशनल मोशन आपको पता है, जो रोटेट करेगा। ठीक है, जो अपनी एक्सिस पे रोटेट करेगा, जो अपनी एक्सिस पे मोशन होगा उसे रोटेशनल मोशन बोलेंगे। अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस पे रोटेट करेगा तो उसे क्या बोलेंगे, बोल दीजिए, रोटेशनल मोशन। ठीक है, नाउ पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन, आपने पेंडुलम देखा है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, तो उस मोशन को बोलते हैं पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन, जिसमें बॉडी अपने आप की पोजीशन को रिपीट करती है, बार बार रिपीट करती है, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पेंडुलम इज कॉल्ड पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन। राइट, समझ में आ रही है। इसके बाद नॉन पीरियोडिक मोशन। नॉन पीरियोडिक मोशन वो पीरियोडिक मोशन होता है, नॉन पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जिसमें मोशन रिपीट नहीं होता, जिसमें मोशन रिपीट नहीं होता एक पर्टिकुलर इंटरवल में, उस मोशन को नॉन पीरियोडिक मोशन कहलाया जाता है या कहा जाता है। जैसे कार मूविंग ऑन द रोड, जब कार सीधी सीधी चल रही है तो वो मोशन दोबारा से रिपीट कैसे होगा, नहीं होगा ना पर्टिकुलर टाइम में रिपीट, तो उस मोशन को नॉन पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। सही है बच्चे लोग, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। आपका एक चैप्टर फिनिश हो गया है, कौन सा, मोशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन में आपका सेकंड चैप्टर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है बच्चे लोग, आपको बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है। ठीक है,
जिज्ञासा क्लासेस का प्रयास है कि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया समझ में आना चाहिए। सागर सर की यही प्रयास है आप सभी बच्चों को अच्छे से अच्छा समझ आए। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जिज्ञासा क्लासेस, स्नैपचैट के माध्यम से जिज्ञासा क्लासेस, इंस्टाग्राम के माध्यम से, सभी जगह हमें ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल जिज्ञासा क्लासेस पे हमें ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप पे हमें ज्वाइन कीजिए, हर जगह जिज्ञासा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चे बेनिफिट उठा सकें हमारी लाइव क्लासेस का। ठीक है। चैप्टर नंबर 2, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बेटा फोर्स क्या होता है? दैट इज द पुश एंड पुल ऑन द बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। तो अगर एक बॉडी पे पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं? हम लोग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फोर्स। और जिस डायरेक्शन में आपकी बॉडी पुश और पुल हो रही है उसे बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो बिना फोर्स के कोई भी आपका यूनिवर्स में काम नहीं हो सकता। पुश करना है, पुल करना है, किसी बॉडी को लिफ्ट करना है, स्ट्रेच करना है, खींचना है, ट्विस्ट करना है, प्रेस करना है, तो आपको हर चीज में क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स लगानी पड़ेगी। बिना फोर्स के कोई भी काम यूनिवर्स में पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट अगर आप बैठे हैं तो आप अपनी बॉडी पे क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। नाउ इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। एक रुकी हुई बॉडी को अगर आपको चलाना है तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। स्टेशनरी बॉडी होती है रेस्ट बॉडी। ठीक, अगर एक रुकी हुई बॉडी को आपको चलाना है तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर एक बॉडी की चलती हुई बॉडी की स्पीड बढ़ानी है तो भी आपको क्या करनी पड़ेगी? फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर एक चलती हुई बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करना है तो भी आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। एक बॉडी की शेप को चेंज करना है, अगर आपको उसे प्रेस करना है, जैसे स्पंज बॉल होती है, तो भी आपको क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स लगानी पड़ेगी। बोलिए बात समझ में आ रही है? तो ये दीज आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, फोर्स लिखिए और उसके इफेक्ट लिखिए, तो आप क्वेश्चन नंबर के हिसाब से उसके इफेक्ट लिख सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ फोर्स। दो मेन टाइप की फोर्स होती हैं, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स वो फोर्स होती हैं अगर रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स कम्स आउट टू बी जीरो। अगर हर तरफ से इक्वल फोर्स लग रही है तो हम बोलेंगे बॉडी रेस्ट पे है, और बॉडी रेस्ट पे है तो उसके अंदर बैलेंस फोर्स है। ठीक है, कैसी फोर्स है? बैलेंस फोर्स है। तो एक बात याद रखिएगा तो कि बॉडी बैलेंस फोर्स में कब होती है? जब इक्वल फोर्स लगती है, यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स होता है एक बॉडी के ऊपर वो आपका जीरो होता है। यानी इधर से भी 50 न्यूटन लग रही है और इधर से भी 50 न्यूटन लग रही है। जब दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग रही है तो बॉडी किस पे होगी? रेस्ट पे, और फोर्सेस होगी आपकी बैलेंस फोर्स। अगर रिजल्टेंट बॉडी के ऊपर जो फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो जीरो नहीं है, यानी एक साइड से ज्यादा फोर्स लग रही है और एक साइड से कम फोर्स लग रही है, तो यानी बॉडी किस कंडीशन में? अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन में है। ठीक है, बट अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन में जो बॉडी है वो आपकी मोशन में होगी। वो किस में होगी? आपकी बॉडी मोशन में होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यानी कि अगर आपको एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, एक बॉडी जो कि रेस्ट पे, अगर आपको उसे पुश करना है और मूव कराना है तो अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी वो बॉडी आपकी मूव कर पाएगी। जैसे कि हमारे हाथ में एक सूटकेस है, हमने सूटकेस को उठा रखा है। ठीक है, हमने उठा रखा है उसे, जैसे हमने छोड़ा यानी फोर्स अनबैलेंस हो गई तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर लगेगी और जो सूटकेस है वो आपका नीचे जाके गिरेगा। बोले बच्चों बात समझ में आ गई? क्लियर है? सच्चे सच्चे बताइएगा, क्लियर है? तो जैसे हमने उठा रखा था तो बैलेंस फोर्स में था, और जैसे हमने छोड़ दिया तो वो अनबैलेंस फोर्स में आया और सूटकेस आपका नीचे जाके धड़ाम से गिर गया, क्योंकि उसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है? बस ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, वो नीचे जाके गिर गया। नो नेक्स्ट इज बच्चे लोग, जैसे टग ऑफ वॉर होता है, आपने देखा है दोनों रस्सा खींचू होता है, दोनों तरफ से वो खींचते हैं, एक इस तरफ से खींच रहा है, एक इस तरफ से खींच रहा है, तो एक टाइम पे तो बॉडी रेस्ट पे आ जाती है तो बैलेंस फोर्स होती है। पर जब अनबैलेंस होती है, एक तरफ से छोड़ देते हैं तो सारे के सारे पीछे जाके गिरते हैं। वो क्यों गिरते हैं दूसरे टीम मेंबर? क्योंकि वो अनबैलेंस फोर्स हो जाती है। ठीक है, अगर कोई भी कभी भी एयर की फोर्स नहीं होगी बच्चे लोग, अगर एयर की फोर्स ना लगे और कभी कोई फ्रिक्शन फोर्स ना लगे तो आपकी बॉडी कंटिन्यूसली मूव करती जाएगी, कभी भी नहीं रुकेगी। आपकी बॉडी कभी भी नहीं रुकेगी अगर एयर की फोर्स ना हो और फ्रिक्शन फोर्स ना हो, तो आपकी जो चलती हुई बाइसाइकिल है वो कभी भी नहीं रुकेगी। ठीक है बच्चे लोग, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे चलें।
न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन साइंटिस्ट ने कुछ लॉज दिए हैं, उसमें पहला लॉ है आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि एक बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक बाहर से उस पर कोई एक फोर्स नहीं लगती उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज करने के लिए। अगर आपको एक बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाना है और मोशन से रेस्ट में लाना है तो आपको उसके ऊपर क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स लगानी पड़ेगी बाहर से, जिसकी वजह से उसकी स्टेट ऑफ कंडीशन चेंज होगी। नाउ द नेक्स्ट इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है बच्चे लोग? इनर्शिया का मतलब होता है इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज। ओके, नाउ इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी बाय विच अ बॉडी रेजिस्ट अ चेंज। यानी कि इनर्शिया कहती है कि जो बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहनी चाहिए, मोशन में है तो मोशन में रहनी चाहिए। बट हम क्या करते हैं, उस बॉडी के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाते हैं और इसकी स्टेट ऑफ कंडीशन को चेंज कर देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इनर्शिया डिपेंड करती है मास ऑफ द बॉडी पे। इनर्शिया किस पे डिपेंड करती है? मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करती है। तो अगर एक बॉडी का मास ज्यादा है तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसे मूव करने के लिए या उसे रेस्ट पे लाने के लिए। तो अगर मैं बात करूं कि हैवियर ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा होगा लाइटर ऑब्जेक्ट से। अगर हमें एक ट्रक पे धक्का मारना है, एक स्कूटर पे धक्का मारना है, तो आप लोगों को बहुत आसानी से पता है कि मैं अगर स्कूटर पे धक्का मारूंगा तो वो आसानी से पुश हो जाएगा, यानी उसकी आसानी से स्टेट ऑफ कंडीशन चेंज हो जाएगी। पर अगर मुझे ट्रक पे धक्का मारना है तो मैं आसानी से उसे मूव नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। उसकी स्टेट ऑफ कंडीशन चेंज कराने के लिए हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। जैसे कि आपको पता है क्रिकेट बॉल का जो इनर्शिया होगा वो ज्यादा होगा टेनिस बॉल से। ठीक है, जो क्रिकेट बॉल का जो इनर्शिया होगा वो ज्यादा होगा टेनिस बॉल से, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो जैसे कि आप जानते हैं एक हैंगिंग कारपेट है, ये क्वेश्चंस आपके पेपर में बहुत आते हैं। एक हैंगिंग कारपेट है और उसे मैंने स्टिक से मार रहा हूं, ठीक है, तो होगा क्या? अगर मैं हैंगिंग कारपेट को स्टिक से अगर मैं बीट कर रहा हूं तो कुछ टाइम बाद डस्ट पार्टिकल्स बाहर आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पहले कारपेट भी और डस्ट पार्टिकल्स भी रेस्ट पे थे, पर आपने कारपेट को बीट करके किस में लिया है? मोशन में लिया है। पर डस्ट पार्टिकल अभी भी किस में थे? रेस्ट में थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से और एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से वो उड़ जाएंगे। अगर एक ट्री की ब्रांच को आप विग्रेसली क्या करते हो? शेक करते हो, तो कुछ पत्ते और कुछ फ्रूट्स जो होंगे वो टूट के नीचे गिर जाएंगे। क्यों गिर जाएंगे? पहले जो ब्रांच थी और जो फ्रूट्स और लीव्स थे वो रेस्ट पे थे, पर तुमने ब्रांच मोशन में लाके उनके बीच में जो फोर्स थी उसे खत्म किया, जिसकी वजह से इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से जो फ्रूट्स और लीव्स थे वो तो आपके रेस्ट पे रहेंगे और वो टूट के नीचे गिर जाएंगे। अगर एक चलती हुई गाड़ी या बस एकदम से ब्रेक मारती है तो आप आगे की तरफ जाके गिरते हैं। क्यों? क्योंकि इनिशियली आप भी मोशन में थे और आपके पैर भी मोशन में थे और बस भी मोशन में थी। जैसे ही बस पे ब्रेक लगे सडनली तो आपके पैर तो रेस्ट पे आ गए, आपके पैर रेस्ट पे आ गए और आपकी अपर बॉडी को इतना टाइम नहीं मिला कि वो रेस्ट पे आ जाए, वो मोशन में थी। तो अपर बॉडी आगे की तरफ को गई और पैर वहीं रह गए। तो देखने वाले को ऐसा लगेगा आप किस तरफ को गिरे? आगे की तरफ को। अब आप बस की बर्थ पे खड़े हैं तो जो बस है वो एकदम से स्टार्ट हुई सडनली, तो आप किस तरफ गिरेंगे? पीछे की तरफ गिरेंगे। क्यों गिरेंगे पीछे की तरफ? क्योंकि अभी जो बस थी वो रेस्ट पे थी और आपके पैर भी, आपकी बॉडी भी रेस्ट पे थे। जैसे ही बस सडनली स्टार्ट हुई तो बस मोशन में, आपके पैर भी मोशन में, पर अपर बॉडी अब भी किस में थी? रेस्ट में। अपर बॉडी ऐसे रुकी रहेगी, पैर आगे की तरफ चल देंगे मोशन में, तो देखने वाले को ऐसा लगेगा कि आप पीछे की तरफ को गिरे हैं। ठीक, अब क्या होगा? जैसे कि आपको पता है कि चलती बस से कूदना नहीं चाहिए। क्यों नहीं कूदना चाहिए? क्योंकि अर्थ के रेस्पेक्ट में आपकी बॉडी किस में? मोशन में, क्योंकि बस मोशन में। जैसे ही आप कूदेंगे तो आपके पैर तो रेस्ट पे आ जाएंगे, पर अपर बॉडी अब भी किस में होगी? मोशन में, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, और आप गिर जाएंगे इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ मोमेंटम। अब बच्चे लोग मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से, मास को डिनोट करते हैं M से और वेलोसिटी को डिनोट करते हैं V से। मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से, मास को डिनोट करते हैं M से और वेलोसिटी को डिनोट करते हैं V से। तो मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू mv। क्या हो जाएगा मोमेंटम का फॉर्मूला? P इज इक्वल टू mv। अगर एक बॉडी रेस्ट पे है,
अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, मोमेंटम भी जीरो। तो याद रहेगा मेरे बच्चों आपको कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा उसका, जीरो। मोमेंटम एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। और उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर में पूछ ले जाता है कि मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। एक जो कराटे प्लेयर होता है वो क्या करता है, टाइल्स को आराम से तोड़ देता है, पर हम पे तो टूटती नहीं है। जो कराटे प्लेयर है वो टाइल को भी आराम से तोड़ देता है, स्लैब ऑफ आइस को भी आराम से तोड़ देता है अपने सिंगल ब्लो से। पर हम क्यों नहीं तोड़ पाते, क्योंकि बच्चे लोग जो उसका लार्ज मोमेंटम है वो सडनली जीरो की तरफ रिड्यूस हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम बहुत तेज से हाथ लेके आते हैं, पर जैसे ही वो तोड़ने वाले होते हैं तुरंत वेलोसिटी क्या हो जाती है, हमारी डिक्रीज हो जाती है। पर वो क्या करेगा, जो लार्ज मोमेंटम है सडनली उसका जीरो की तरफ होगा। तो जो लार्ज फोर्स है वो सीधी सीधी किस पे लगेगी, टाइल्स पे लगेगी, उसके हाथ पे नहीं लगेगी। बट क्योंकि हमारी वेलोसिटी कम हो जाती है तो सारी की सारी फोर्स हमारे हाथ पे लग जाती है और हम हाथ हिलाने लग जाते हैं जैसे टूट गया हो। पर वो जो उसका लार्ज मोमेंटम है वो सडनली जीरो की तरफ हो जाएगा, जिसकी वजह से सारी की सारी फोर्स जो है वो बर्फ की सिल्लियों पे लगेगी या फिर टाइल्स पे लगेगी, जो कि वो तोड़ने वाला होगा। और वो आसानी से क्या करेगा, उसे ब्रेक कर देगा। आसानी से उसे क्या कर देगा बच्चे लोग, ब्रेक कर देगा। ठीक है, आगे चलें। नाउ न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि जो फोर्स होती है, जो हम फोर्स लगाते हैं बॉडी के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम के। यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है टाइम के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब आपको पता है बच्चे लोग, अगर फाइनल मोमेंटम है तो फाइनल वेलोसिटी होगी, और अगर इनिशियल मोमेंटम है तो इनिशियल वेलोसिटी होगी। फाइनल वेलोसिटी आपको पता है v से डिनोट करते हैं, और इनिशियल मोमेंटम किससे डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी से। फाइनल वेलोसिटी v होती है और इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, u होती है। बोलिए बात आप लोगों को क्लियर हो रही है। तो जो चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं हम क्वेश्चन में, वो कैसे निकालते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। पेपर में आ सकता है चेंज इन मोमेंटम निकालिए। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम होता है मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम mv माइनस mu डिवाइड बाय t। मास कॉमन लेंगे तो यानी कि v माइनस यू अपॉन टी आ जाएगा। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस यू अपॉन टी आ जाएगा। अब आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, एक्सेलेरेशन। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m इंटू ए के। ठीक है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m इंटू ए के। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे एक कांस्टेंट आ जाएगा k, और k की वैल्यू क्या होती है आपकी 1। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m इंटू ए। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से किसका फॉर्मूला निकलता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स का फॉर्मूला निकलता है, और फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए। बोलिए बात याद रहेगी, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए। What is the SI unit of force? The SI unit of force is Newton. फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन। फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, फोर्स की SI यूनिट होती है आपकी न्यूटन। बोलिए बात क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, आगे चलें। तो फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, और उसकी SI यूनिट आपकी न्यूटन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, डिफाइन 1 न्यूटन। नया क्वेश्चन आपके सामने आता है, डिफाइन 1 न्यूटन। 1 न्यूटन कौन सी फोर्स होती है बच्चे लोग, 1 न्यूटन वो फोर्स होती है जब एक बॉडी का मास होता है 1 किलोग्राम और एक्सेलरेशन होती है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब बॉडी के अंदर 1 न्यूटन फोर्स कब होनी चाहिए, जब उसका मास होगा 1 किलोग्राम और उसके अंदर एक्सेलरेशन कितनी होगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप बोलेंगे उसकी फोर्स कितनी है 1 न्यूटन, यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप लर्न कर लेंगे, राइट। बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं कि अगर आपको इसके नोट चाहिए
तो आप मेरे को कांटेक्ट जरूर करिए। मैं वीडियो को पहले में ही आपको अपना कांटेक्ट नंबर बता चुका हूं। सभी बच्चों को जरूर शेयर कीजिए वीडियो, सभी बच्चों को बेनिफिट मिलना चाहिए जिज्ञासा क्लासेस का। और इंजीनियर सागर बंसल सर का ये प्रयास है सभी बच्चों के अच्छे से अच्छे नंबर आए 9 से लेकर 12 तक जिज्ञासा क्लासेस के साथ। नाउ एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एप्लीकेशन यानी कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। पहला पॉइंट, अ क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड। आपने देखा है क्रिकेट, जब क्रिकेट प्लेयर बॉल को कैच करता है तो वो अपना हाथ कहाँ लेके आता है, पीछे की तरफ लेके आता है। वाई? ताकि जो सडनली लार्ज मोमेंटम है वो क्या हो जाए, आपका जीरो की तरफ रिड्यूस हो जाए। तो यानी कि जो फोर्स लगेगी आपके हाथों पे वो भी बहुत कम होगी और आप आसानी से बॉल को कैच कर पाएंगे। बोली बात क्लियर हो रही है? आपने देखा होगा जो बॉल कैच करते हैं वो पीछे लाके कैच करते हैं। वाई? इसलिए कैच करते हैं बेटा पीछे लाके, ताकि जो लार्ज मोमेंटम है बॉडी का वो जीरो की तरफ आ जाए, तो फोर्स भी हाथों पे बहुत कम लगेगी और आसानी से बॉल आपकी कैच हो जाएगी। ठीक है, आगे चलें। चलिए, द केस ऑफ हाई जंपर। क्या आपने हाई जंपर देखे हैं जो बहुत ऊंचा ऊंचा भागते हैं, ठीक है, बहुत ऊंचा कूदते हैं? तो वो क्या काम करते हैं, ठीक है, उन्हें कुशन प्रोवाइड कराया जाता है, गद्दे प्रोवाइड कराए जाते हैं या हीप ऑफ सैंड प्रोवाइड किया जाता है। क्यों प्रोवाइड किया जाता है? वो इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो लार्ज मोमेंटम है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो बहुत कम हो जाए। और जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत कम हो जाएगा तो जो स्टॉपिंग फोर्स है वो बहुत कम हो जाएगी। तो जब स्टॉपिंग फोर्स बहुत कम हो जाएगी तो एथलीट हर्ट नहीं होगा, एथलीट हर्ट नहीं होगा। अब आपको पता है जो गाड़ियां हैं उनमें सीट बेल्ट लगाई जाती हैं। क्यों सीट बेल्ट लगाई जाती हैं? ताकि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, यानी जो मोमेंटम है बॉडी के अंदर, वो एकदम से ना चेंज हो बहुत ज्यादा, यानी जो मोमेंटम है वो सडनली रिड्यूस हो जाए। जब मोमेंटम रिड्यूस हो जाएगा तो फोर्स भी रिड्यूस हो जाएगी, और जब फोर्स रिड्यूस हो जाएगी तो पर्सन को हर्ट नहीं होगा, पर्सन को हर्ट नहीं होगा। बोलिए बात क्लियर हो रही है? आगे चलें। नाउ बच्चे लोग, नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट एंड राइट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसकी डेफिनेशन, इसकी स्टेटमेंट लिखने के लिए आ सकते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्शन करेंगे तो उल्टा रिएक्शन भी हमारी बॉडी के ऊपर करेगा, बट एक्शन और रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडी के ऊपर होंगी। जस्ट सपोज लाइक मैं इस दीवार पे मारता हूं तो जितनी फोर्स मैं दीवार पे लगाऊंगा उतनी फोर्स मेरे हाथ पे भी तो लग रही है, उतना दर्द मेरे हाथ को भी तो हो रहा है, राइट? तो यानी जितना एक्शन मैं करता हूं उतना ही रिएक्शन मेरे पे भी होता है, बट एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट बॉडी पे। मैंने एक्शन करा तो उल्टा रिएक्शन, उतना ही रिएक्शन इसने मेरे पे किया। अब जैसे हाउ डू वी वॉक, मैं पूछता हूं कैसे चलते हैं हम, तो अधिकतर बच्चे बोलते हैं पैरों से। बट हाँ, पैरों से तो हम चलते हैं, पर हम क्या करते हैं, अर्थ को पीछे की तरफ को पुश करते हैं, जिसकी वजह से अर्थ हमें आगे की तरफ को पुल करती है। बोली बात समझ में आ रही है? जितना हम अर्थ को पीछे की तरफ को पुश करते हैं उतना ही अर्थ हमें आगे की तरफ को क्या करती है, पुश करती है फॉरवर्ड। तो क्या होगा, हम आगे की तरफ चल पाएंगे, एक्शन और रिएक्शन। बट अगर ग्राउंड स्लिपरी है, यानी फिसलने वाला है, आइस है, कीचड़ है, ठीक है, कीचड़ है, कीचड़ पे चल रहे हैं, केले के छिलके पे चल रहे हैं, आइस पे चल रहे हैं, ग्राउंड स्लिपरी है, हम लोग क्यों फिसल जा रहे हैं, हम लोग क्यों फिसलते हैं? क्योंकि बच्चे लोग, हमारे और अर्थ के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो हम फोर्स लगाते हैं अपने पैरों से, तो वो तो लगी नहीं रही है, लेकिन अर्थ हमारे ऊपर फोर्स लगाते था, जिसकी वजह से हम आगे की तरफ को गिरते हैं। हम लोग जो अर्थ पे फोर्स लगा रहे हैं वो नहीं लगा पा रहे हैं, पर अर्थ हमें आगे की तरफ को फोर्स लगा देता है और हम आगे की तरफ को मुंह के बल गिरते हैं। ठीक है, एक जो स्विमर देखा होगा आपने, जो स्विमर होता है वो अपने हाथ पैरों से पीछे की तरफ को क्या करता है, पानी को कट करता है, जिसकी वजह से वाटर हमें आगे की तरफ को चलने में मदद करती है। ठीक है, चलिए। नाउ व्हाई द गन रिकॉइल्स, गन आपकी रिकॉइल करके, आपने देखे होंगे जो बहुत बड़ी बड़ी गन चलाते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं, अपने कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं। अब जितनी फोर्स लगेगी बुलेट को आगे जाने के लिए, उतनी ही फोर्स लगेगी किस पे, कंधे पे, पीछे की तरफ। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी राइफल चलाते हैं, तो जितनी फोर्स लगेगी एक गोली को आगे जाने के लिए, उतनी ही फोर्स लगेगी कंधे पे सोल्जर के पीछे की तरफ। तो दैट इज कॉल्ड गन रिकॉइल, यानी कि गन पीछे की डायरेक्शन में जाती है एक्शन और रिएक्शन की वजह से।
जेट एयरक्राफ्ट आपने देखा होगा, आपने हॉट एयर बैलून देखे होंगे, तो सब में एक्शन और रिएक्शन का कॉन्सेप्ट लग रहा है। जैसे जेट एयरक्राफ्ट जाएगा तो वो पीछे की तरफ को धुआं छोड़ता हुआ जाएगा, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ को मूव करेगा, दैट इज ऑल्सो एक्शन एंड रिएक्शन। गुब्बारा देखा होगा, इधर की तरफ को गैस छूटेगी तो आगे की तरफ को जाएगा, दैट इज ऑल्सो केस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। तो याद रखेंगे बच्चे लोग कि हर चीज जो है वो ज्यादातर एक्शन और रिएक्शन के बेसिस पे चलती है। रॉकेट है आपका, वो भी एक्शन और रिएक्शन की वजह से चलेगा। हॉट एयर बैलून है आपकी, वो भी आपकी एक्शन और रिएक्शन की वजह से चलेगी, ठीक है। जो मैन है, आपने मैन देखा, जो मैन जंप आउट ऑफ द बोट फ्रॉम द बैंक ऑफ द रिवर। अब आपने देखा होगा कि जो एक आदमी है वो बोट से बैंक ऑफ द रिवर पे यानी कि नदी के किनारे पे कूदता है, ठीक है। अब नदी के किनारे पे कूदेगा तो जितनी फोर्स वो बोट पे पीछे की तरफ लगाएगा, उतनी फोर्स से जो बोट है उसे आगे की तरफ को कूदने में मदद करेगी, ठीक है। तो दिस इज द ऑल्सो केस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। अब जैसे आपने देखा द केस ऑफ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट। अब जो हॉर्स है वो अपनी गाड़ी को कैसे खींचता है, जो घोड़ा गाड़ी होती है, जो हॉर्स होता है वो अपनी गाड़ी को कैसे खींचता है। पहले क्या काम करेगा, घोड़ा अपने पैरों से डबल फोर्स लगाएगा अर्थ को पीछे की तरफ को, क्यों, उसे खुद को भी खींचना है, उसे कार्ट को भी खींचना है, तो डबल फोर्स लगाएगा अपने पैरों से पीछे की तरफ को, जिसकी वजह से जो अर्थ है वो उसे आगे की तरफ मूव करने में क्या करेगी बच्चे लोग, मदद करेगी। बोलिए बात क्लियर है, तो आगे चलें ना बच्चे लोग। देखिए आगे क्या कॉन्सेप्ट है इसका, आपको समझ में आ गया, ये नोट्स में लिख लेंगे कि आपका जो हॉर्स है वो कार्ट को किस तरीके से खींचता है, वो भी आपका एक्शन और रिएक्शन की वजह से होगा। नाउ बच्चे लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आपका आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि मोमेंटम इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मोमेंटम ना तो क्रिएट करा जाता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता, बट जो टोटल मोमेंटम है बॉडी का वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी के ऊपर क्या नहीं हो रही, एक्ट नहीं हो रही है, ठीक है। अब जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि डायग्राम में आपको बच्चे लोग दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक ट्रक है और एक गाड़ी है, वो आपके इनिशियली सीधी डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं, ठीक है। हमने क्या करा, ट्रक का मास लिया m1 और आपकी गाड़ी का मास लिया m2। ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी थी u1, गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी थी u2। अगर मैं बात करूं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन की, कोलिजन बोलते हैं टकराने को, टक्कर मारने को, तो मोमेंटम का फॉर्मूला पता है आपको, मास इनटू वेलोसिटी। तो ट्रक का मास हो जाएगा m1 इंटू u1 और गाड़ी का मोमेंटम हो जाएगा m2 इंटू v2। फिर से बोलता हूं, ट्रक का मोमेंटम हो जाएगा m1 इंटू u1, गाड़ी का मोमेंटम हो जाएगा m2 इंटू u2। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा बच्चे लोग, m1 u1 प्लस m2 u2। अब क्या हुआ, इस ट्रक ने इस गाड़ी को क्या मार दी, टक्कर मार दी, कोलिजन हो गया। अब जब कोलिजन हो गया इन दोनों के बीच में, तो आप ये वाला डायग्राम देखिएगा, तो अगर मास तो सेम रहेगा, ट्रक का मास m1, गाड़ी का मास m2, बट इनकी जो वेलोसिटी थी वो चेंज हो गई, v1 और v2। आपको पता ही है बहुत अच्छे से, गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ गई होगी और ट्रक की वेलोसिटी कम हो गई होगी, तो जो टोटल मोमेंटम आएगा आफ्टर कोलिजन वो आएगा m1 v1 प्लस m2 v2। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है बच्चे लोग कि जो टोटल मोमेंटम होता है बिफोर कोलिजन वो किसके इक्वल होता है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। किसके इक्वल होता है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के, ठीक है। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन किसके इक्वल होगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के, ठीक है। तो यानी m1 u1 प्लस m2 v2 किसके इक्वल होगा, m1 v1 प्लस m2 v2 के। m1 u1 प्लस m2 u2 किसके इक्वल होगा, m1 v1 प्लस m2 v2 के इक्वल होगा, ठीक है। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं मोमेंटम ऑफ बुलेट किसके इक्वल होगा, मोमेंटम ऑफ गन के इक्वल होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है बच्चे लोग आपके पेपर में कि एक मोमेंटम का मास दे रखा है और आपको मोमेंटम दे रखा है आपको बुलेट का, आपको मोमेंटम गन के हिसाब से आपको मास ऑफ गन और वेलोसिटी ऑफ गन आपको निकालनी होती है, कोई भी एक चीज आपको गिवन होती है। तो याद रखेंगे मोमेंटम ऑफ बुलेट किसके इक्वल होता है, मोमेंटम ऑफ गन के इक्वल होता है, और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर बुलेट की बात कर रहे हैं तो मास भी बुलेट का आएगा, वेलोसिटी भी बुलेट की आएगी। अगर हम गन की बात करें तो मास भी गन का आएगा और वेलोसिटी भी आपकी गन की आएगी।
बोलिए आपको समझ में आ रहा है बच्चे लोग? आप कर पाएंगे, आप कर पा रहे हैं, आप हमारे साथ हैं, जिज्ञासा क्लासेस के साथ हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से अच्छा। ठीक है, आई होप बच्चे आप लोगों को 2 चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं हमारे। ठीक है, हम लोग 3rd चैप्टर पे चलते हैं, बट बिफोर उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ जानकारियां बता देना चाहता हूं कि आप लोग जिज्ञासा क्लासेस फेसबुक ग्रुप, आप इंस्टाग्राम जिज्ञासा क्लासेस, आप टेलीग्राम जिज्ञासा क्लासेस, ठीक है, आप इन्हें जरूर ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जल्दी। आप व्हाट्सएप पे हमें ज्वाइन कर लीजिए 8535070809, आप इस पर ज्वाइन कर लीजिए हमें। अगर आपको कोई भी नोट चाहिए, जिज्ञासा क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और 5 बच्चों तो जरूर शेयर कीजिए, 5 बच्चों को जरूर शेयर कीजिए जिज्ञासा क्लासेस, जल्दी से जल्दी हर बच्चा बेनिफिट होना चाहिए। सागर सर का प्रयास, हर बच्चा होगा पास अच्छे नंबरों से। कैसे नंबरों से? अच्छे नंबरों से। चलिए, 3rd चैप्टर वर्क एनर्जी, आपकी मैराथन क्लासेस का बहुत फास्ट रिवीजन चल रहा है। एक वीडियो में कम से कम 3 चैप्टर आपको कराए जाएंगे। ठीक है, मिस मत कीजिएगा, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा और हाँ, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अंत में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। वर्क एनर्जी बेटा लोग, तो वर्क कब होता है किसी बॉडी पे? वर्क तब होगा जब एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी और बॉडी आपकी क्या करेगी? मूव करेगी। तो एक बॉडी के ऊपर अगर फोर्स लग रही है और अगर बॉडी आपकी मूव कर रही है तो वर्क होगा। और याद रखिए, जितना वर्क होगा उतनी ही एनर्जी होगी। तो वर्क और एनर्जी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कोई आपसे पूछता है वर्क और एनर्जी में क्या रिलेशन होती है, तो उनसे बोलिए वर्क और एनर्जी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, वर्क तक कब होता है? जब फोर्स आपका बॉडी में मोशन प्रोड्यूस करता है, यानी कि बॉडी के अंदर मूवमेंट होगा। जैसे हॉर्स कार्ट को पुल कर रहा है, एक मैन सीढ़ियों पे चल रहा है, तो आपका वर्क होगा ही होगा। ठीक है, वर्क डन इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो वर्क कैसे निकालेंगे? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। और दूसरे मायनों में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या फॉर्मूला होता है वर्क का? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस भी बोल सकते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका सेम होगा जब बॉडी आपकी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। ठीक है, चलिए, अब मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बॉडी के अंदर मोशन होना जरूरी है। अगर बॉडी आपकी मूव नहीं कर रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा, तो वर्क भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या होती है आपकी? वर्क की जूल। ऐसा यूनिट क्या होती है? वर्क की जूल। याद रखेंगे तो वर्क की यूनिट भी जूल होती है, एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है, क्योंकि वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। पर अगर मैं दूसरी यूनिट की बात करूं वर्क की, तो वो क्या होगी? न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो 1 न्यूटन का, तो आपका जो 1 जूल है, जो आपका 1 जूल है, वो किसके इक्वल होगा? 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होगा। क्या आप याद रखेंगे? 1 जूल किसके इक्वल होगा? 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होगा। ये आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन हो सकता है। 1 जूल किसके इक्वल होता है? 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। 1 जूल किसके इक्वल होता है? 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। मेरे साथ बोल दीजिए, वर्क कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, 1 जूल किसके इक्वल होता है? 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। 1 जूल वो वर्क होता है जब बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी 1 न्यूटन और वो आपका मूव करेगा 1 मीटर डिस्टेंस, तो वर्क कितना होगा उसके अंदर? 1 जूल। एनर्जी भी कितनी होगी? 1 जूल एनर्जी होगी। ठीक है, नाउ द व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ डूइंग वर्क। एक इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है वर्क की? कि बॉडी के अंदर मोशन होना ही होना चाहिए, कि फोर्स की वजह से अगर बॉडी के अंदर मोशन हो रहा है, डिस्प्लेस कर रही है बॉडी, तो वर्क होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर एक आदमी क्या करता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, सपोज कीजिए बॉल को धक्का दे रहा है, क्या बॉल मूव करेगी? नहीं करेगी, बट उसका वर्क कितना कहलाया जाएगा? 0। अदरवाइज वो 10 घंटे तक चाहे वो बॉल को धक्का देता रहे तो बॉल नहीं मूव करेगी, तो आप लोगों को पता है, पर उसका वर्क कितना होगा? 0 होगा। भले वो टायर्ड भी हो जाए, उसका वर्क कितना होगा? 0 होगा। लेकिन जो वर्क आदमी अपनी बॉडी पे कर रहा है वो 0 नहीं होगा, बट जो वर्क वॉल पे कर रहा है वो क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि बॉडी अगर अपने ऊपर वर्क कर रही है तो उसके मसल्स भी मूव कर रहे होंगे, उसका ब्लड भी सर्कुलेट हो रहा होगा, तो जिसकी वजह से एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, और जब एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी तो बॉडी आपकी टायर्ड फील करने लग जाएगी। ठीक है बच्चे लोग, आगे चलते हैं। दैट इज अ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी।
अगर वर्क डन आपके ग्रेविटी के अगेंस्ट करते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट का मतलब है कि बॉडी अभी तो स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, अब बिल्कुल ऊपर जाएगी सीधी, यानी कि या तो ऊपर जाएगी या बिल्कुल सीधा वर्टिकली नीचे आएगी, या तो बॉडी सीधा ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी वर्टिकली, तो उसे बोलते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अब उसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं किसी बॉडी को ऊपर फेंकूं या नीचे फेंकूं, वो किस पे डिपेंड करती है उसकी फोर्स, उसके वेट पे। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। और अगर मैं सामने चल रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट, ऊपर चल रहा हूं तो हाइट, तो यानी मेरा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m इंटू जी इंटू एच। याद रखेंगे न्यूमेरिकल में वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच। ठीक है, यूनिट सेम रहेगी वर्क की, जूल। m जानते हैं मास, g होती है ग्रेविटी और h होती है आपकी हाइट, ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है, नाउ वर्क डन एट सर्टेन एंगल, दैट इज वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिक्यूली एट सर्टेन एंगल। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चे लोग W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, यानी मैं बोलूँ तो W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। जैसे कि आप अपने डायग्राम देख रहे हैं, ये फिगर देख रहे हैं, मैं और ब्रॉड कर देता हूं, ये आप ये फिगर देख रहे हैं बच्चे लोग, तो एक बॉडी जो है एक डिस्टेंस पे मूव कर रही है, यानी कि एक एंगल पे मूव कर रही है ऊपर की तरफ, तो फोर्स तो हो जाएगी इसकी एफ कॉस थीटा, और डिस्टेंस ये वाला है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, फोर्स इनटू डिस्टेंस और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपका जो वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये तो बता दो कॉस थीटा होता क्या है। ये कॉस थीटा वो एंगल होता है जो हॉरिजॉन्टल और मोशन के बीच में होता है, यानी ये हॉरिजॉन्टल और ये द मोशन, तो हॉरिजॉन्टल और मोशन के बीच में जो आपका एंगल होता है उसे थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, थीटा, THEETA, और सिंबल होता है उसका O। ठीक है, दैट इज कॉल्ड थीटा। ठीक, तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक। अब इस कॉस थीटा की कुछ वैल्यूज होती हैं, ये मैं आपको न्यूमेरिकल में बताऊंगा। ठीक, याद रखिएगा। ओके, नाउ वर्क डन बाय अ फोर्स एक्ट राइट एंगल। अगर एक बॉडी राइट एंगल पे मूव कर रही है, राइट एंगल का मतलब आप चलते सीधे रहे हो और आपने बोझा ऊपर की तरफ को उठा रखा है इस तरीके से 90 डिग्री पे। ठीक है, आप चलते सीधा रहे हो, आपने बोझा ऊपर की तरफ उठा रखा है, जैसे आपने सब्जी वाले देखे होंगे जो सब्जी का टोकरा अपने सिर पे लेके चलते हैं, तो बच्चे लोग उस कंडीशन में उनका साइंटिफिकली वर्क क्या होगा, जीरो, क्योंकि एंगल क्या बनेगा फोर्स और मोशन में 90 डिग्री। अब एंगल में थीटा में क्या पुट करूंगा, 90। बच्चे लोग cos 90 की वैल्यू होती है 0। अगर cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो कितना भी किलोमीटर चल ले, अगर एंगल 90 डिग्री है फोर्स और मोशन में, तो बच्चे लोग वर्क कितना हो जाएगा साइंटिफिकली, 0। तो वर्क 0 कब कब होगा, जब एक बॉडी रेस्ट पे होगी, मूव ना करे तो वर्क 0 होगा। अगर 90 डिग्री पे अगर वर्क हो रहा है तो भी वर्क क्या होगा, 0। अगर एक बॉडी आपकी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, अगर एक बॉडी आपकी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, तो हर पॉइंट पे जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है, ठीक है, वो कितना एंगल बनाएगी, वो आपका 90 डिग्री एंगल बनाएगी। कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो वर्क कितना होगा, अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो वर्क कितना होता है उसका, 0। नाउ बच्चे लोग वर्क डन आपका पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और 0 भी होता है। पॉजिटिव कब होगा, जब फोर्स और मोशन सेम डायरेक्शन में होंगे तो वर्क आपका पॉजिटिव होगा। यानी कि अगर मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, अगर मैं अपने दूसरे कलीग को देता हूं अपनी टीम के, तो वो वर्क क्या होगा, मेरा पॉजिटिव वर्क होगा, क्योंकि मैं उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं जिस डायरेक्शन में मुझे मोशन कराना है। अगर वर्क डन नेगेटिव कब होगा, जब मैं फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाऊंगा मोशन के। जैसे कि मैं साइकिल चलाता हूं, मैं रास्ते पे चलता हूं, तो वो वर्क मेरा नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि मैं साइकिल के पैडल पे पीछे की तरफ फोर्स लगाता हूं, जिसकी वजह से मैं आगे की तरफ चलता हूं, तो वो वर्क मेरा नेगेटिव वर्क होगा। वर्क डन आपका 0 होगा। वर्क डन मेरा 0 कब होगा, जब आपकी जो फोर्स है, वर्क डन मेरा 0 कब होगा, जब मेरी फोर्स आपकी 90 डिग्री एंगल पे लगाऊंगा मैं। जब मैं फोर्स 90 डिग्री एंगल पे लगाऊंगा तो मेरा वर्क क्या होगा, 0। क्या वर्क होगा मेरा, 0। क्या बात आपको लोगों को क्लियर हो रही है, पक्का। पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और 0 वर्क। ठीक, पेपर में आ सकते हैं, याद रखना, डिफाइन पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और 0 वर्क। क्या आप लिख पाएंगे, आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा, समझ में आ रही है, और 5 बच्चों को जरूर शेयर कीजिएगा।
ओके चलिए, एनर्जी, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी वजह से हम कोई भी काम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी वो एबिलिटी है जिसकी वजह से हम कोई भी काम कर पा रहे हैं, ठीक। तो हम लोग जानते हैं कि जो जितना काम हम कर रहे हैं उतनी एनर्जी हमारे अंदर होती है, या जितनी एनर्जी हमारे अंदर है हम उतना ही वर्क कर पाएंगे, ठीक। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क भी आपका क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो एनर्जी भी आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। जो ऐसा यूनिट होती है वर्क की, वो क्या होती है बच्चे लोग, जूल। ऐसा यूनिट क्या होती है एनर्जी की, जूल। क्यों, वर्क की ऐसा यूनिट जूल होती है, तो एनर्जी की भी ऐसा यूनिट जूल होती है। 1 किलो जूल किसके इक्वल होता है, 1000 जूल के। जब न्यूमेरिकल करेंगे याद रखिएगा, दिक्कत नहीं होगी। 1 किलो, किलो का मतलब 1000 होता है, 1 किलो जूल 1000 जूल के इक्वल होता है, सही है। चलिए आगे चलते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कितने फॉर्म्स एनर्जी के होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी। ये समराइज क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है, राइट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो आप कोई भी 4-5 लिख दीजिएगा, आपको 1 नंबर पक्का, ठीक है। नाउ काइनेटिक एनर्जी, बच्चे लोग काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। अगर मोशन की वजह से या मोशन के टाइम पे जो बॉडी के अंदर एनर्जी होती है, वो एनर्जी कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी। मोशन के टाइम पे जो बॉडी के अंदर एनर्जी होती है, वो कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि एक हैमर है, वो कील को क्या कर रहा है, हैमरिंग कर रहा है। तो रनर है जो मोटरसाइकिल चला रहा है, जो रनिंग मोटरसाइकिल है, जो गिरता हुआ पत्थर है, जो चलती हुई गाड़ी है, इन सब के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वर्क आपका हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। न्यूमेरिकल में याद रखेंगे मेरे बच्चे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला E के यानी काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी ऑफ काइनेटिक इज इक्वल टू हाफ mv², याद रहेगा। अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी बॉडी की क्या होगी, 0 होगी। मेरे बच्चे बहुत ध्यान से याद रखेंगे, अगर एक बॉडी रेस्ट पे है, आपको कितना भी डेटा दे रखा है न्यूमेरिकल में, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। अगर एक बॉडी रेस्ट पे है, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसकी वेलोसिटी 0 है। अगर वेलोसिटी 0 है तो मास कितना भी हो, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी अगर एक बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आप कर रहे हैं, डेरिवेशन करना है, बहुत सारे स्कूलों के पेपर में डेरिवेशन आ जाती है, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कीजिए, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as का, ठीक है। अगर एक बॉडी अगर रेस्ट पे है या रेस्ट पे आ रही है, पहले ये सुनिए, अगर एक बॉडी रेस्ट पे आ रही है तो फाइनल वेलोसिटी v तो आपका 0 हो जाएगा, और अगर हम उस पर ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो a किसके इक्वल हो जाएगा, -a के। तो इस इक्वेशन में v को 0 करिए और a की जगह -a रखिए। नौ बच्चे लोग v की जगह 0 रख लिया और a की जगह -a रख लिया, तो u² इक्वल टू 2as आ गया, यानी कि a की वैल्यू आपकी क्या आ गई, u²/2s, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m×a यानी कि ma। तो यहां से a की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगी, F/m। अब मैं दोनों a को क्या कर सकता हूं, इक्वल रख सकता हूं। F/m किसके इक्वल रख सकता हूं, ऊपर जो मेरा u²/2s आया था, ठीक। तो यहां से मैं फॉर्मूला बनाता हूं, F×s इज इक्वल टू हाफ mu², F×s इज इक्वल टू हाफ mu²। फोर्स इंटू डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, वर्क के, यानी कि W के। जानते ही आप F×s किसके इक्वल होता है, वर्क के, W के। तो W इज इक्वल टू हाफ mu²। और अब बहुत सारी बुकों में फॉर्मूला दे रखा है हाफ mv², हम लोग जानते हैं यही होता है हाफ mv²। तो जो u होता है बॉडी के ऊपर, आप u से डिनोट कर लो या v से डिनोट कर लो, क्योंकि बहुत सारी बुकों में क्या दे रखा है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u से ना छोटे v से डिनोट कर रखे हैं। कैसे, v से नहीं, छोटे v से डिनोट कर रखा है। कैसे डिनोट कर रहा है, छोटे v से। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं फिर वर्क का फॉर्मूला क्या, हाफ mv², ठीक है। बट चिंता मत कीजिए, अगर आप हाफ mu² भी करके आएंगे तो भी सही है, ये वो वेलोसिटी है जिसकी वजह से बॉडी आपकी मूव कर रही है, ठीक है। तो आप v से डिनोट करिए, छोटे v से, या u से, एक ही बात है, ठीक है। टीचर कट नहीं करेगा आपका। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mu², ठीक। चलिए, क्योंकि आप जानते हैं वर्क इक्वल टू एनर्जी है, और जब बॉडी मूव करेगी तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, ऑलराइट।
नाउ पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के अंदर कब होती है, जब बॉडी की या तो पोजीशन चेंज हो या शेप चेंज हो। यानी बॉडी की अगर पोजीशन चेंज हो या शेप चेंज होती है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। बहुत सारे लोग सीधे सीधे बोल देते हैं अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। लेकिन हम बोलते हैं कि अगर बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है ग्राउंड के अबव या ग्राउंड के अबव अगर बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है तो उसके अंदर एनर्जी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बोले तो पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की होती है। अगर बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर बॉडी की शेप और साइज चेंज हो रहा है तो उसके अंदर एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। जो सम, ठीक है, यहां तक समझ में आया आप लोगों को। इसके बाद जो सम होता है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का उसे मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। जो सम होता है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का उसे क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। अब आपसे कोई पूछ ले, टीचर पूछ ले, कोई भी पूछ ले कि मैकेनिकल एनर्जी क्या हो सकती है किसी बॉडी के अंदर, नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं हो सकती कि काइनेटिक भी हो और पोटेंशियल भी हो, बॉडी रेस्ट पे भी हो और मोशन में भी हो एक टाइम पे। पर हम कहेंगे हाँ हो सकती है। फ्लाइंग बर्ड हो, फ्लाइंग एरोप्लेन हो, एक मैन हिल के ऊपर चल रहा हो तो आपके रेस्पेक्ट में तो वो किस में? मोशन में। पर अगर वो हिल पे जाके रुक गया तो वो तो रेस्ट पे होगा। तो यानी कि एक कंडीशन में बॉडी आपकी रेस्ट में और मोशन में भी हो सकती है। पर जनरली अगर आपको मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक और पोटेंशियल में से एक न एक आपकी जीरो होगी। रेस्ट में तो काइनेटिक जीरो होगी, मोशन में है तो पोटेंशियल जीरो होगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला वही होती है जो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी में होता था, EP = m/g/h। पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, ठीक है। मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम, ग्रेविटी की मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्योंकि एक्सीलरेशन है, और हाइट आपकी मीटर में, ठीक है बच्चे लोग। आगे चलें, चलिए। नाउ पावर। पावर क्या होता है आपको पता है? क्षमता, यानी द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसका फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। क्या फॉर्मूला होता है पावर का? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अगर वर्क एनर्जी के इक्वल है तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम टेकन या एनर्जी अपॉन टाइम टेकन लिख सकते हैं। पावर भी आपकी ऐसा कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है? वॉट, क्योंकि जेम्स वॉट ने दिया है ये कॉन्सेप्ट तो उन्हीं का नाम पे पड़ा है क्या? वॉट। पावर की SI यूनिट क्या होती है? वॉट, कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 वॉट किसके इक्वल होगा? 1 जूल पर 1 सेकंड के। 1 वॉट किसके इक्वल होगा? 1 जूल पर 1 सेकंड के। पेपर में क्वेश्चन करने के लिए आ जाता है डिफाइन 1 वॉट, तो 1 वॉट किसके इक्वल होता है? 1 जूल पर 1 सेकंड के। क्या आप लोगों के याद रहेगा? चलिए अच्छी बात है। कुछ कन्वर्जन याद कर लेते हैं। 1 किलोवाट किसके इक्वल होगा? 1000 वॉट के। 1 किलोवाट किसके इक्वल होगा? 1000 वॉट के। 1 मेगावाट किसके इक्वल होगा? 10⁻6 वॉट के। 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होगा? 746 वॉट के। आप लोग याद रखिएगा, MCQ में भी आ सकता है, न्यूमेरिकल में भी आ सकता है। 1 किलोवाट किसके इक्वल होगा? 1000 वॉट के। 1 मेगावाट किसके इक्वल होगा? 10⁻6 वॉट के। 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होगा? 746 वॉट के, ठीक है। बोली समझ में आ रहा है? ठीक है। आप लोग वीडियो को बार बार देख सकते हैं अगर आपको स्पीड तेज लग रही है, क्योंकि मैराथन क्लास है। आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट रिवीजन, पूरा सिलेबस आपको रिवाइज कराया जाएगा आपकी अपनी क्लासेस जिज्ञासा क्लासेस में बाय इंजीनियर सागर बंसल सर। बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, 5 बच्चों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पढ़ लेते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी MCQ का क्वेश्चन डिट्टो, दैट इज किलोवाट आवर। किलोवाट पर आर भी होगा पेपर में, किलोवाट आर भी होगा। कौन सा लगाएंगे? KWH, यानी आर जो होगा वो सामने होगा। ये जो माइनस का साइन दिखाई दे रहा है आपको बच्चे लोग, ये माइनस नहीं है, ये किसका सिंबल है? ये इसका सिंबल है कि दो फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग हैं, ठीक है। किलोवाट पावर की यूनिट होती है, आर आपकी टाइम की यूनिट होती है। बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं सर माइनस क्या है? माइनस का मतलब ये है कि क्वांटिटी आपकी अलग अलग है, किलोवाट अलग है, आर अलग है, ठीक है। आगे चलें, चलिए। 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है जूल में? 3.6 × 10⁻6 जूल के। याद रखेंगे सभी बच्चे, पेपर में MCQ में आ सकता है। 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट एनर्जी के इक्वल होता है, और 1 किलोवाट आवर आपका 3.6 × 10⁻6 जूल के इक्वल होता है। याद रखेंगे,
चलिए बहुत अच्छी बात है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक कम्स आउट टू बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। नया टॉपिक है आपका बच्चे लोग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। अब आपको पता है कि एनर्जी ना तो आपकी डेवलप होती, ना क्या होती आपकी डिस्ट्रॉय होती, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती रहती है, ट्रांसफॉर्म होती रहती है। द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अगर आपकी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है तो उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो अगर एक बॉडी को एक हाइट से हमने रिलीज करा तो जब मैंने उसे पकड़ रखा था उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, फिर मूव करना स्टार्ट करी काइनेटिक एनर्जी, फिर जमीन पे जाके गिर गई, दैट इज फिर से पोटेंशियल एनर्जी। सो आपकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, फिर से पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे कि ठीक है आप लोगों को यहां तक बात क्लियर हुई, आगे चलें, चलिए चलते हैं। तो एनर्जी जब हाइट से आपके रिलीज होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो आपकी काइनेटिक एनर्जी में, और जब आपकी फिर से वो जमीन पर जाके लगी तो फिर से आपकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज हो गई। ठीक है, नाउ सम एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के लिए दिए हैं, एमसीक्यू में और वन वर्ड में आपके पूछे जा सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक आयरन आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी से हीट एनर्जी, फिर लाइट प्रोड्यूस होती है तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। रेडियो आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी से साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। स्टीम इंजन आपका हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी, मशीन घूमेगी तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। सेल और बैटरी आपका केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। गैस स्टोव आपका केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। सोलर सेल आपका लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि उस पर बिजली बनती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आपका पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक, काइनेटिक से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और थर्मल पावर प्लांट आपका केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी, हीट एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है बच्चे लोग, ये आप अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एमसीक्यू वन वर्ड में कहीं ना कहीं आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोगों को आने चाहिए। आपकी सेल्फ स्टडी के लिए भी आपको आने चाहिए, आगे की नॉलेज के लिए भी आने चाहिए। 10th में एक चैप्टर है सोर्स ऑफ एनर्जी, वहां पे भी आपकी ये चीजें काम आएंगी। ठीक है, हमारा वादा थ्योरी सबसे ज्यादा, न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा। नाउ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज द लास्ट टॉपिक फॉर योर मैराथन क्लासेस। बहुत फास्ट रिवीजन, फुल कोर्स आपकी अपनी क्लासेस, जिज्ञासा क्लासेस में आपको कराया जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखिए, ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी एनर्जी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफॉर्म होती रहती है, इंटर कन्वर्ट होती रहती है। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड टोटल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी आपकी कंजर्व्ड रहती है, कांस्टेंट रहती है। कैसे, देखिए जरा, ये आपका एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम का। एक ऑसिलेटिंग पेंडुलम है आपका, टू एंड फ्रो मोशन होगा, इसके अंदर पीरियोडिक मोशन होगा। पहले मैंने क्या काम करा, मेरा जो बॉब को बोलते हैं बेटा लट्टू को, किसे बोलते हैं बॉब, लट्टू को, वो मेरा ए पोजीशन पे था, सेंटर पे, किस पे था, ए पोजीशन पे। मैं उसे खींच कर कहां ले गया, सी पोजीशन पे ले गया। जब मैंने उसे पकड़ रखा था सी पोजीशन पे, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी थी, ओनली पोटेंशियल एनर्जी। फिर मैंने उसे छोड़ा, जब मैंने उसे छोड़ा तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आनी स्टार्ट हुई, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। जब वो सेंटर पे आया तो सेंटर में उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, टोटली मोशन होगा, तो यार यानी कि काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। फिर से वो दूसरे बी पोजीशन की तरफ चला तो उसके अंदर जो आपकी काइनेटिक एनर्जी थी वो कम होती गई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती गई, और राइट साइड में आके उसके अंदर टोटली फिर से हो गई पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फिर से ऐसे चला, सेंटर पे काइनेटिक एनर्जी, इधर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका मूव करता रहेगा कब तक, जब तक ये कॉन्सेप्ट चलता रहेगा, जब तक आपका बॉब अगेन किस पे नहीं आ जाता, अगेन रेस्ट पोजीशन पे नहीं आ जाता, यानी कि सेंटर पे, और उसके अंदर फिर से पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो जाती। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और ये मोशन आपका एज इट इज टू एंड फ्रो चलता जाएगा जब तक बॉब आपका इनिशियल पोजीशन रेस्ट पे नहीं आ जाता। तो यानी कि जो एनर्जी है वो इंटर कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल, एंड अगेन काइनेटिक, अगेन पोटेंशियल। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये चलता रहेगा, टू एंड फ्रो चलता रहेगा, यानी जो एनर्जी है वो आपकी इंटर कन्वर्ट रहेगी, और जो टोटल एनर्जी है वो आपकी हमेशा कंजर्व्ड रहेगी,
कांस्टेंट रहेगी, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहेगी। ये आपके सामने बेटा थ्योरी लिखी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। 5 नंबर में क्वेश्चन जरूर आता है और 3 नंबर में छोटा क्वेश्चन भी आपके पेपर में फाइनल्स में आ सकता है। ठीक है, आप लोग इसकी थ्योरी लिख देंगे। अगर आपको इसके नोट चाहिए हेल्प तो जिज्ञासा से संपर्क कीजिए। तो बच्चे लोग, ये थी आपकी मैराथन क्लासेस जिज्ञासा क्लासेस से और इंजीनियर सागर बंसल सर की तरफ से। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। उन लोगों को जरूर गलत साबित कीजिए, प्रूव देम रॉन्ग। जो आपको समझते हैं कि आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे, आप लोग नहीं कर पाएंगे, जिज्ञासा क्लासेस से जुड़िए, आप लोग जरूर कर पाएंगे, बेटर कर पाएंगे। आई बेट यू आप बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। इस वीडियो के साथ आप लोग 3 चैप्टर अपने कवर कर लेते हैं साइंस फिजिक्स के। कौन कौन से? मोशन, फोर्सेस, लॉज ऑफ मोशन और वर्क, पावर एंड एनर्जी। आई बेट यू इससे बेटर थ्योरी आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगी। सबसे इजी थ्योरी, सबसे बेटर थ्योरी आपकी अपनी क्लासेस जिज्ञासा क्लासेस में। तो ज्वाइन करिए जिज्ञासा क्लासेस को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और कहाँ पे? आपके अपने YouTube चैनल पे। 5 बच्चों को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट उठा पाएँ मैराथन क्लासेस का और पावर ऑफ नॉलेज का। जिज्ञासा क्लासेस है तो पावर है नॉलेज की। सभी बच्चों को शेयर कीजिए और दिखाइए दम, किसमें कितना है दम। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक, ऑल द बेस्ट। कंप्लीट कीजिए मैराथन क्लासेस। आ रही है जिज्ञासा क्लासेस।